तो इस डायग्राम में कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है। अगर 100% लैंड मानते हैं इंडिया का, तो उस लैंड का विभाजन किस हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू इस यूजेज। खेती के लिए कितना ज़मीन है, जंगल के लिए कितनी ज़मीन है, फिर परती भूमि कितनी रखी गई है, कौन ऐसी भूमि है जो बंजर है और खेती योग्य ही नहीं है, जो खेती के लिए यूज़ ही नहीं होती, और कौन ऐसी ज़मीन है जो फ़िलहाल खेती के लिए यूज़ नहीं की जा रही है, किसी और काम के लिए यूज़ की जा रही है, उस पर खेती हो सकती है पर खेती नहीं कर रहा है। तो इसमें अलग अलग कलर से दिया गया है। और एक कॉम्पेरेटिव स्टडी इस मैप में जब आप देखिएगा तो इसमें पाई चार्ट बना हुआ है, एक 1960-61 का और एक 2002-2003 का। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, तो पर्पल कलर से आपको दिया गया है नेट सोन एरिया, यानी कुल बोया गया क्षेत्र, यानी भारत की टोटल ज़मीन का कितना % ज़मीन पर अभी अनाज बोया गया है, उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। तो 45% ज़मीन पर अनाज बोया गया था लगभग 1960s के आसपास। अगर तुम 60 साल बाद देखो, 2000-2003 के आसपास, तो थोड़ा सा परसेंटेज कम हो गया उस ज़मीन का, यानी पहले जितनी ज़मीन पे खेती की जाती थी उससे थोड़ी सी ज़मीन कम हो गई, 43%। लेकिन इसके बगल में देखिए, आपको एक और लाइट ब्लू कलर का दिया गया जिसमें लिखा है करंट फैलो एरिया। फैलो एरिया मतलब परती भूमि। फिलहाल कौन सी ऐसी ज़मीन है जिसको खाली छोड़ दी गई है, उस पर खेती अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कर ली जाएगी। और उसके बगल में लिखा हुआ है फैलो अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो मतलब साल भर के लिए जो ज़मीन खाली छोड़ी गई, उसके बाद वो खेती की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के लिए छोड़, मान लो मैंने 4 महीने के लिए ज़मीन खाली छोड़ दी, मैंने 6 महीने के लिए ज़मीन खाली छोड़ दी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए ज़मीन खाली छोड़ दी, तो उसको कहते हैं करंट फैलो। मतलब तुरंत साल भर के लिए हमने ज़मीन खाली छोड़ी थी और फिर हम खेती कर लें। फैलो अदर देन करंट फैलो का मतलब होता है जो 2 साल 3 साल से ज़्यादा के लिए ज़मीन खाली छोड़ दी जाती। खैर, अगर हम 3 साल के लिए भी ज़मीन खाली छोड़ते हैं तो उसके बाद तो फिर खेती करेंगे ना, मतलब कभी ना कभी उस पर फिर तो खेती हम करेंगे ही करेंगे। तो अगर हम इस ज़मीन को भी बोए गए क्षेत्र में मिला लें तो कितनी हो जाएगी, देखिए, 45% प्लस 3.7% प्लस 3.5%, तो टोटल कितने ज़मीन पे खेती की गई जाती थी 1960 के आसपास, तो आपको टोटल 52% ज़मीन पे खेती की जाती थी। मतलब इंडिया में अगर 100% लैंड है तो उसका 52% पर क्या अनाज उगाया जाता था। और वही अगर 2002-03 के आसपास की बात करें तो 54% लैंड पर कभी ना कभी अनाज उगाया जाता था। तो ये आपको तो उगाया हुआ अनाज का है। आप देखिए, इसमें एक आता है परमानेंट पास्चर। पास्चर मतलब जहाँ चारा गाह, जो हमेशा चारा गाह ही रहा, मतलब वहाँ घास उगते हैं, वहाँ खेती नहीं होती, वहाँ जानवर चढ़ते हैं। तो पहले जानवर के चढ़ने के लिए 4.7% लैंड था, अब वो घटकर 3.4% ही लैंड हो गया है। तो चारागाह का अगर एरिया कम हो गया है, यानी चारा चरने के लिए कम हो गया, जानवर की पॉपुलेशन बढ़ गई है। कैसे? भेड़, बकरी, गाय, भैंस बहुत लोग पाल रहे हैं, पशुपालन करते हैं, इनको चारा चाहिए। ज़मीन कम है, अनाज कम है, तो चारे की भरपाई कैसे होगी? ये भी एक बड़ी समस्या हो गई। अब राज्यों के हिसाब से भी नेट सोन एरिया वेरी करता है कि किसी राज्य के कुल क्षेत्र के ज़्यादा हिस्से में अनाज उगाया जाता है, किसी राज्य के क्षेत्र में अनाज उगेगा ही नहीं। हो सकता है पहाड़ी इलाका हो उस राज्य में, हो सकता है बहुत पठारी इलाका हो, तो अनाज ज़्यादा वहाँ नहीं उगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें हरियाणा और पंजाब, ठीक है, हरियाणा और पंजाब में क्या देखते हैं, बहुत अनाज उगता है, गेहूँ और धान दोनों उगता है। तो हरियाणा और पंजाब की कुल ज़मीन, कुल एरिया का मोर देन 80% एरिया पे अनाज उगाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन जबकि आप नॉर्थ स्टेट्स के देख लें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये सब देख लें, तो यहाँ पर कितना है, टोटल क्षेत्र का सिर्फ 10% या उससे कम एरिया पर ही क्या होती है, कृषि होती है। अब जंगल के बारे में हम बात करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना % जंगल होना चाहिए? तो कहा यह गया है कि 33% जंगल कम से कम होना अनिवार्य है भारत की कुल जमीन के क्षेत्रफल का। किस लिए भाई अनिवार्य है? ताकि यहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे। द इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मिनिमम 33% एरिया ऑफ इंडियाज लैंड शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। लेकिन क्या अभी तक हमने उस आंकड़े को छुआ है?
नहीं, अभी 24% के आसपास ही है हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया। और वो भी कैसे होता है वो आपको बाद में बताएंगे कि कैसे हम फॉरेस्ट एरिया को टोटल मैप करते हैं। वो भी आंकड़ा ख्याल बहुत अच्छा नहीं है। तो ये कहाँ से आया ये कि 33% हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लाई गई थी, जिसके बाद ये हमें पता चला कि भाई कितना हमारे पास जंगल होना चाहिए। तो कौन सा था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। इसके अकॉर्डिंग ही हमें जंगल के लिए भी जगह रखनी है। तो कितना प्रेशर है हमारे लैंड पे, सोचो। हमें जंगल भी चाहिए खास एरिया में, कम से कम बढ़ती जनसंख्या के लिए भाई हमें अनाज उगाना भी ज़्यादा चाहिए। बड़ी जनसंख्या के लिए हमें अच्छी सड़कें चाहिए, ट्रेन चाहिए, मकान चाहिए, सेटलमेंट्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए। ये सब भी कहाँ बनेगी? ज़मीन पे ही बनेगी। खैर, ये मकान, फैक्ट्रीज, मॉल्स कहाँ बनते हैं? कौन सी ज़मीन पे बनते हैं? ये खेती योग्य ज़मीन ही होती है ज़्यादातर। लेकिन क्या उस पर अब हम खेती कर रहे हैं? नहीं, उस पर हम मकान बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तो ऐसी ज़मीन को हम क्या कहते हैं? ऐसी ज़मीन को कहते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर। ऐसा क्षेत्र जहां गैर कृषि कार्य किया जाता है। गैर कृषि मतलब जहां खेती नहीं हो रही। जमीन खेती योग्य थी पर वहां हम खेती नहीं कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सड़क। वहां क्या बना रहे हैं? मकान। वहां क्या बना रहे हैं? भाई बड़ा पुल बना रहे हैं। यही सब चलता रहता है। और एक होता है बर्बाद जमीन, जिसको कहते हैं वेस्ट लैंड। बर्बाद जमीन मतलब क्या हो गया? ऐसा जगह जो किसी काम का ही नहीं। जैसे चट्टान है भाई, रॉकी एरिया है। एरिड एरिया मतलब सूखा शुष्क क्षेत्र है। जैसे राजस्थान का नमक वाला एरिया हो गया, पंजाब और हरियाणा का सूखा क्षेत्र हो गया, ठीक है। डेजर्ट एरिया राजस्थान का पूरा थार मरुस्थल हो गया। तो ये सारे होते हैं वेस्ट लैंड। तो वेस्ट लैंड 1960 के आसपास लगभग 12% था, जो अभी घटकर जस्ट आधा हो गया 6%। लेकिन जो हमारा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर है वो पहले कम था, लगभग 5% था 1960 में। यानी 100% में से 5% जमीन पर क्या होता था भाई? गैर कृषि कार्य होते थे, मकान बनाते थे लोग, सड़कें बनाते थे। लेकिन अब इनका जाल बढ़ चुका है। तुम देखो हर जगह शहर ही शहर हो रहा है। लोग शहर को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। दिल्ली से दिल्ली एनसीआर हो गया, एनसीआर का एरिया भी बढ़ रहा है। चारों तरफ कंक्रीट रोड, पुल, मॉल, फलाना ढिमका, तरह तरह का घर, कोठियां, अपार्टमेंट्स। तो वो एग्रीकल्चरल लैंड अब किस चीज़ में कन्वर्ट होता जा रहा है? वो एग्रीकल्चरल लैंड अब बनता जा रहा है क्या आपका? यूज में आने के लिए नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो वो अब बढ़कर कितना हो गया? 1960 में जो 5% था वो लगभग 8% हो गया। तो ये टोटल क्या है? लैंड प्रोफाइल। हम लैंड का यूज कैसे कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको एक जानकारी रखनी चाहिए लैंड प्रोफाइल जानने के बाद कि ये जो जमीन है हमारी, इस जमीन की वैल्यू क्या है? लैंड तो हम जमीन बोल दिए, लेकिन इस लैंड पे हम अनाज उगाते हैं। अनाज किस पे उगता है? इस लैंड के टॉप कवर पे। और ये जो टॉप लेयर है इसको कहते हैं मिट्टी, सॉइल, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉइल का जो टॉप लेयर है, सबसे ऊपरी सतह है, वो सबसे उपजाऊ होता है, जिसकी वजह से अनाज उगते हैं। लेकिन अगर वो सतह किसी न किसी वजह से हट जाए तो क्या उस पर अच्छी क्वालिटी का अनाज उग पाएंगे? नहीं, जमीन की उर्वरता नष्ट हो जाती है और कम हो जाती है। तो क्या इस उर्वरता को कम कराने के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं? नहीं, प्राकृतिक तौर से भी ये उर्वरता कम होती है। जैसे बहुत तेज बारिश आ गई या हवा भी मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। तो ये सारे कारण भी हैं, प्राकृतिक कारण मिट्टी को काटने का। लेकिन हम इंसान अपनी गतिविधियों की वजह से इन कारणों को और तेज गति से बढ़ा दिए, जिसका नतीजा ये है कि मिट्टी का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रहा है। और इसी चीज को हमको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। कितनी जमीन पर ऊपरी सतह की जो मिट्टी है वो बर्बाद हो चुकी, वो निम्नीकृत हो चुकी, डिग्रेड हो चुकी। तो अभी इस आंकड़े को याद रखिए कि 130 मिलियन हेक्टेयर मिट्टी या जमीन पूरी तरह निम्नीकृत हो चुकी, बर्बाद हो चुकी। मतलब वो किसी काम की रही नहीं। उस पर अगर बीज भी बोओगे तो जल्दी अनाज नहीं होगा। अगर उगवाते हैं किसी भी तरह से उर्वरक डालकर, खाद डालकर, तो भी बहुत मुश्किल से उगेगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो ये जो 130 मिलियन हेक्टेयर जमीन है, ये कैसे निम्नीकृत हुई भाई? तो इसके निम्नीकृत करने का कारण क्या है?
इस जमीन का 28% एरिया किसके वजह से निम्नीकृत हुआ है, किसके वजह से डिग्रेड हुआ है? जंगल के हट जाने की वजह से। ठीक है, जंगल के हट जाने की वजह से वो एरिया डिग्रेड सबसे ज्यादा हुआ है 28%। फिर उससे भी ज्यादा किस वजह से हुआ है? 56% एरिया वाटर के द्वारा सॉइल इरोजन की वजह से हुआ है, यानी बहता हुआ जल की वजह से मिट्टी का जो कटाव हुआ है उसकी वजह से मिट्टी निम्नलिखित हुई। कितना? इस पूरी जमीन का 56%। तो 56 और 28 ये हो गया। इसके बाद हवा भी मिट्टी उड़ाती है। जो सूखा क्षेत्र है आपको बताया, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो शुष्क एरिया है, वहाँ गर्मियों के समय में जब तेज हवा चलती है तो मिट्टी को ऊपरी सतह को हवा उड़ा के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ऊपरी सतह हट गई तो वहाँ की उर्वरता ऐसे ही कम हो गई। तो उस जमीन का 10% एरिया को हवा बहा के ले जाती है और बाकी बच गया 6%। वो कैसे होता है? उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम हैं भाई। पंजाब हरियाणा को भाई हम हरित क्रांति के बाद बहुत ही अच्छा अनाज उगाने वाला राज्य बना दिया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? अत्यधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है पंजाब और हरियाणा में अनाज उगाने के लिए। तो क्या करते हैं लोग, किसान के भाई पूरे खेत में पानी जरूरत से ज्यादा पटा देते हैं। जरूरत से ज्यादा पानी पटाने की वजह से पानी का सारा इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो नीचे चला जाता है, लीचिंग हो जाता है। सूरज की गर्मी जब ज्यादा होती है तो कैपिलरी एक्शन की वजह से वो जो नमक है, वो लवण, वो ऊपर रह जाता है और पानी हट जाता है। इस वजह से मिट्टी में लवणीय मात्रा बढ़ती जाती। तो सैलाइन कैरेक्टर एंड द सॉल्ट कंसंट्रेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपीज एग्रीकल्चरल लैंड। तो इससे कितनी जमीन बर्बाद होती है? ऐसे नमक के ढेले और इन सब के जम जाने की वजह से 6% भूमि बर्बाद हो जाती है। तो कुल हमको बस इतना याद रखना है, 130 मिलियन हेक्टेयर जमीन निम्नीकृत हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। कितने कितने परसेंटेज के हिसाब से? वाटर इरोजन की वजह से 56%, और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से 28%, 10% विंड इरोजन की वजह से और 6% सलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट्स की वजह से। आदमी कौन कौन सा ऐसा काम करता है जिससे कि भाई हमारे मिट्टी का डिग्रेडेशन यानी मिट्टी का निम्नीकरण हो जाता है? सबसे पहला, जंगल हम काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन की वजह से मिट्टी बहुत लूज हो जाती है और बहता पानी आसानी से मिट्टी को काट के चला जाता है। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग समझते हैं भाई? चारागाह है जानवर के चरने के लिए, इतने ज्यादा जानवर हो गए हैं कि पूरा चारागाह खा के एक ही बार में निपटा देते हैं, यानी मिट्टी ढीली हो जाएगी, तब भी सॉइल इरोजन होगा। तो पहला हो गया डिफॉरेस्टेशन, दूसरा हो गया ओवर ग्रेजिंग। तीसरा क्या होता है? माइनिंग एंड क्वायरिंग। खदान खोदते हैं या बड़े बड़े चट्टान को फाड़ के उसका छोटा छोटा मलबा बनाते हैं, इनसे भी बहुत नुकसान होता है। तो किन किन राज्यों में इन सारी चीज़ों से तकलीफ है? भाई जंगल काटेंगे, ज़मीन खाली होगी और उसके नीचे हम खदान खोदेंगे, तो डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं और फिर माइनिंग और क्वायरिंग भी कर रहे हैं। कौन ऐसे राज्य होंगे भैया? हल्का सा दिमाग लगाओ, जो जहाँ जंगल ज़्यादा है और जहाँ खदान हो, यानी कौन से राज्य? एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, क्योंकि ये क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र हैं और ये पठारी भूभाग का हिस्सा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ जंगल भी हटा दिए और ज़मीन खोद के फिर हम इसमें क्या बना रहे हैं? सुरंग बना रहे हैं। किस लिए भाई? खदान खोदना है, इससे मिनरल्स और बहुत सारे और लोहा यस्क निकालना है। क्वायरिंग यानी चट्टान तोड़ना है। तो ये झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस काम से होता है। ओवर ग्रेजिंग यानी चरेंगे कौन? जहाँ ऐसे जानवर होते हैं जो भेड़ बकरी जिस एरिया में ज़्यादा पले, यानी राजस्थान, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस एरिया में गडीरिए चरवाहे बहुत होते हैं, पहाड़ी हल्की छोटी पहाड़ियों के इलाके। तो इन सारे एरिया में क्या होता है? इन सारे एरिया में ओवर ग्रेजिंग की वजह से स्थिति खराब हुई, मिट्टी का निम्नीकरण हुआ है। हम और क्या काम करते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जानते हैं किसका यूज़ होता है? लाइमस्टोन का यूज़ होता है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर को पूरा बढ़िया से क्रश कर देते हैं तो उसका छोटा छोटा महीन बुरादा जो हमारे वातावरण में घुसता है वो हमारे नाकों में घुस के तो हमको भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो जब ज़मीन के ऊपर उसकी परतें धीरे धीरे बैठ जाती हैं ना, तो पानी को मिट्टी के अंदर रिसने से रोकता है। तो ये भी हमारे मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। तो मानव के जो क्रियाकलाप है, इससे भूमि निम्नीकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। तो भाई इस प्रॉब्लम को दूर करना है, कैसे दूर करेंगे? जो जो गलती की है उस गलती को सुधार के। जंगल काट रहे थे, डिफॉरेस्टेशन किए, तो भाई हटाओ, एफॉरेस्टेशन करना है।
फिर जो परमानेंट हमारा ग्रेजिंग एरिया है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। ये नहीं कि वहाँ सारे गडेरिए आके आज चरा दिए, नहीं, एक तरीका बनाओ कि मैनेजमेंट हो सके सही तरीके से, कि भाई अनाज या चारागाह जो है पूरी तरह नष्ट नहीं। और तीसरा इसी में जोड़ सकते हैं ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करके, रोक के, अति पशुचारण को कंट्रोल करके। चौथा क्या हो सकता है, शेल्टर बेल्ट को प्लांट करना, इसके चारों तरफ, पौधों के चारों तरफ। यूँ समझ लो कि कृषि मेखला बनाते हैं ना, यहाँ पौधे हैं छोटे छोटे और चारों तरफ बाउंड्री के हम बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, तो बड़े पेड़ हवा को और पानी को भी रोकते हैं ताकि छोटे पौधों को नुकसान नहीं हो सके। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जो रेत के टीले बनते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वहां पर भी हम पौधे लगाएंगे। लेकिन रेत में कोई खास तरह का पौधा उगता है? जी हाँ, कटीले वन और झाड़ियाँ जैसे कैक्टस, नागफनी, बबूल, तो इनको लगाएंगे उन क्षेत्रों में हवा के दबाव और बहाव को रोकने के लिए। और प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर ट्रीटमेंट, यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट का मतलब उसकी गंदगियों को दूर करना है। किसका? जो भी फैक्ट्रियों का कचरा और मलबा निकलता है उसको सीधे नदी में नहीं डिस्पोज ऑफ करना है, पहले उसका सही तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, गंदगी को, हैवी मेटल्स को निकालेंगे और फिर उस जल को हम नदी में छोड़ेंगे ताकि नदी की तापमान भी ना बढ़े और नदी में जीव जंतुओं का भी संतुलन बना रहे। मिट्टी जो है ना, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इतना सा सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में ना लाखों लाख साल लग जाते हैं, बड़ा मुश्किल से मिट्टी बनती है। तो अब जब मिट्टी बनती है तो इससे हमको फ़ायदा क्या है, पहले रिन्यूएबल सोर्स है, आज है कल गायब हो जाएगी, फिर परसों मिट्टी आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसी मिट्टी में तो पौधे उगते हैं और उन्हीं पौधों को हम खाते हैं, उनको कोई दूसरे जीव खाते हैं, उनको हम खाते हैं और ये दूसरे जीव खाते हैं। तो भाई पौधों का विकास होगा, सबका विकास होगा, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी मिट्टी में तरह तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं और रहते हैं। तो मिट्टी का ये सबसे ज़्यादा 3 महत्व है। अब इस महत्व को जानने के बाद हमको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, वो क्या है कि ये जो मिट्टी बनी है ये किन किन कारकों की वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, और उसके बाद हम जानेंगे कि भारत में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं, मृदा के कितने प्रकार पाए जाते हैं। इसके बारे में फिर अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। साइन ऑफ।